आज तक रेडियो सुनता है सारा जहां। कोरोना काल में गुजरात के वडोदरा और गोधरा में अल्पसंख्यक समुदाय के कुछ लोगों ने मिलकर एक टीम बनाई और वे उन शवों का सम्मानजनक अंतिम संस्कार करने में लगे हैं जिनकी मौत कोरोना की वजह से हो जाती है। और ये टीम किसी शव का धर्म नहीं देखती और पूरे विधि विधान के साथ वे अंतिम संस्कार कर रहे हैं, क्योंकि इन दिनों कई शवों का अंतिम संस्कार ठीक से नहीं हो पा रहा। ऐसे में इस टीम के साथ बड़ौदा मुस्लिम डॉक्टर्स एसोसिएशन भी जुड़ गया है। तो कोरोना त्रासदी के बीच ये एक पॉजिटिव कहानी है। वो कहते हैं ना कि त्रासदी के बीच ही मानवता पनपती है। नमस्कार, मेरा नाम प्रतीक वाघमारे है और आप सुनना शुरू कर चुके हैं आज तक रेडियो का खास पॉडकास्ट कोरोना कवरेज, जहां हम बात करते हैं कोरोना से जुड़ी साइंटिफिक कहानियों की, रिसर्च की और डेटा पर भी। चलिए फिर आज सबसे पहले बात करेंगे कि आखिर 2 बूंद जिंदगी की यानी पोलियो की वैक्सीन कोरोना से कैसे लड़ेगी। साथ ही बात करेंगे फैक्ट्स और फिगर्स की, जो बताएंगे कि बिहार में कैसे कोरोना के इतने कम आंकड़े हैं। फिर बात होगी कि आखिर क्यों डेनमार्क की सरकार मिंक नाम के जानवरों को मारने वाली है। और आखिर में मुलाकात होगी एक कोरोना सर्वाइवर से, जिन्होंने बताया कि उनके लंग्स 30% तक डैमेज हो चुके हैं। उससे पहले आइए जानते हैं देश दुनिया में क्या है कोरोना पर अपडेट। पिछले 24 घंटों में देश भर में कोरोना वायरस के 47,638 नए मामले सामने आए और अब देश में कुल कोरोना वायरस मामलों का आंकड़ा 84,11,724 तक पहुंच गया है। दुनिया में संक्रमितों का आंकड़ा 4,90,00,000 के पार हो गया है। कोरोना वायरस से सबसे प्रभावित देश अमेरिका में इस वायरस का कहर बहुत तेजी से बढ़ रहा है। यहाँ 24 घंटों में 1 लाख से ज्यादा केस सामने आए। द गार्जियन के मुताबिक 8 दिन में तीसरी बार यह आंकड़ा 1 लाख से ज्यादा हुआ है। दिल्ली में 6,715 नए मामले सामने आए हैं। यहाँ लगातार तीसरा दिन है जब मामलों की संख्या 6,000 के पार दर्ज की गई है। इस बीच अरविंद केजरीवाल ने नागरिकों से मास्क पहनने की अपील की है और आश्वासन दिया है कि राजधानी में जल्द ही कोरोना वायरस की तीसरी लहर खत्म हो जाएगी। दिल्ली के अलावा केरल में भी कोरोना वायरस संक्रमण का ग्राफ तेजी से ऊपर की ओर बढ़ रहा है। यहाँ 24 घंटों में 6,820 नए मामले सामने आए हैं और इसके साथ ही प्रदेश में संक्रमितों की कुल संख्या बढ़कर 4,55,000 से ज्यादा हो गई है। पश्चिम बंगाल में ठीक होने वाले रोगियों की संख्या में भी लगातार इजाफा हो रहा है। यहाँ कोरोना से ठीक होने वाले मरीजों की संख्या बढ़कर 3.5 लाख के पार पहुंच गई है। दूसरी ओर यहाँ लगातार 10वें दिन कोरोना के नए मामलों में कुछ कमी दर्ज की गई है। बांग्लादेश सरकार ने एस्ट्राजेनेका द्वारा विकसित किए जा रहे ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी की वैक्सीन की 3 करोड़ खुराक लेने के लिए सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया और बैक्सीमेको फार्मास्यूटिकल्स के साथ एक MOU साइन किया है। डिलीवरी की लागत $5 यानी 425 बांग्लादेशी टका प्रति खुराक होगी। चीन ने अस्थायी रूप से भारत में रहने वाले विदेशी नागरिकों के चीन में प्रवेश को निलंबित करने का फैसला किया है। इस पर चीनी विदेश मंत्रालय ने कहा है कि यह निलंबन कोरोना वायरस महामारी से निपटने के लिए किया गया है। WHO के मुताबिक यूरोप में हालात तेजी से बिगड़ रहे हैं और ये खतरनाक स्तर पर पहुंचने लगे हैं। फ्रांस, जर्मनी, स्पेन, बेल्जियम और इटली में कोरोना की दूसरी लहर घातक साबित हो रही है। फ्रांस में हर दिन 50,000 से ज्यादा मामले सामने आ रहे हैं। इसके अलावा जर्मनी और बेल्जियम में 30,000 से ज्यादा मामले सामने आ रहे हैं। कोरोना वायरस से बचाव के लिए डिसइंफेक्शन टनल, कीटनाशकों के छिड़काव और अल्ट्रावायलेट किरणों के इस्तेमाल पर सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र को जरूरी दिशा निर्देश जारी करने के लिए कहा है। सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले में सरकार को 1 महीने का समय दिया है। मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार भारत बायोटेक की देसी कोरोना वैक्सीन कोवैक्सीन फरवरी में आ सकती है। इसकी लॉन्चिंग अनुमानित समय से काफी पहले हो सकती है। पहले कहा जा रहा था कि ये वैक्सीन साल 2021 की दूसरी तिमाही के बीच आएगी। 2 बूंद जिंदगी की यानी पोलियो की खुराक आप सबने एक बार तो जरूर ली होगी। अब एक स्टडी आई है जो बताती है कि
ओरल पोलियो वैक्सीन कोरोना से लड़ने में मददगार साबित हो सकती है। इस अध्ययन में शामिल बैंगलोर के HCG कैंसर अस्पताल के एसोसिएट डीन डॉक्टर विशाल राव से मैंने बात की और जानने की कोशिश की कि कोरोना और पोलियो की वैक्सीन में कोई लिंक है क्या, जिस वजह से ये कोरोना से लड़ सकती है। सर, सबसे पहले मैं इस स्टडी को आसान भाषा में समझना चाहता हूं कि जो ओरल पोलियो वैक्सीन है वो किस तरह से कोरोना से लड़ने में मददगार साबित होगी। तो इम्पोर्टेंटली जब हम लोगों ने एक्चुअली इसके बारे में चर्चा शुरू किया था तो विश्व आरोग्य संस्था से कुछ हमको इम्पोर्टेंट जानकारी मिली थी। वो ये थी कि जो अभी फर्स्ट जनरेशन के जो वैक्सीन आ रहे हैं हमारे मेडिकल जर्नल जो हमको पाए जा रहे हैं इसके बारे में विषय, अभी कोई भी तरह का वैक्सीन को लाइसेंस मिलने के लिए उसका इम्पैक्ट 30% रिस्क रिडक्शन मिनिमम होना चाहिए, तब उसको लाइसेंस मिलती है। बट अभी के जो प्रयास चल रहे हैं उनमें ऐसा कोई प्रॉमिसिंग वाला दिखाई नहीं दे रहा, बल्कि रिसेंटली लैंसेट का आर्टिकल आ रहा था कि 30% रिस्क रिडक्शन वाले कितने दिख रहे हैं। बल्कि ऐसे समय में क्या हम लोग अगले 2-3 महीने के अंदर उसके लिए वेट किए बिना हम लोग कोई नए वैक्सीन की रिपर्स को ट्राई कर सकते हैं, बल्कि हम लोग प्रयास शुरू किए थे। जब हम लोगों ने इसके बारे में डिस्कशन शुरू किया और जब हम लोगों ने इसके बारे में और डीपर रिसर्च शुरू किया, तब हम लोगों को ये पता चला कि कुछ ऐसे वैक्सीन हैं जिनमें रिपर्स करने में वो इमीडिएट इम्यून सिस्टम को एक्टिवेट कर सकता है। अब उस समय में जब हम इसके बारे में चर्चा कर रहे थे तो रॉबर्ट गैलो जो डेनमार्क के एक नामी जो यूएसए की नामी साइंटिस्ट है और उनका ग्रुप जो डेनमार्क में बैंडिंग हेल्थ ग्रुप बोलते हैं, उनकी तरफ से हमको एक पत्र आया था कि वो लोग भी ऐसे ही कुछ रिसर्च के साथ जुड़े हुए हैं डेनमार्क में ओरल पोलियो वैक्सीन के ऊपर। तो उनका हमारे साथ कुछ चर्चा हुआ। अब चर्चा में ये विषय आया कि जो ओरल पोलियो वैक्सीन है वो भी आरएनए वायरस है, जो सिमिलरिटी है ये आरएनए में और वो कोविड के जो आरएनए वायरस है वो दोनों एक इमीडिएट इम्यून सिस्टम को एक्टिवेट करने की संभावना रखते हैं, इमीडिएट इम्यून सिस्टम बोलते हैं उसको। तो उस हिसाब से हम लोगों ने ये पर्टिकुलर संशोधन को शुरू किया और हमारे रिसर्च एक्सपर्ट्स ने जो फार्माकोजेनोमिक्स का एक स्टडी होता है, हमारे इंश्योरेंस की टीम ने हमको आगे जाके और थोड़ा उसके बारे में प्रूफ दिया। ये प्रूफ दिया कि फार्माकोजेनेटिक्स यानी कि हम लोग सिमुलेशन स्टडी में चेक करते हैं कि क्या ये कौन से हमारी ह्यूमन सिस्टम के रिसेप्टर को दोनों ट्रिगर कर सकते हैं। जिससे हमको दो तरह के इंपॉर्टेंट विषय आए। एक तो ये है कि यहाँ पे टिगिट बोल के एक रिसेप्टर आता है जो नेचुरल किलर सेल्स और टी सेल्स को एक्टिवेट करता है। तो उसके थ्रू और हमारे जो इम्यूनिट इम्यून सिस्टम है यानी कि इनमेट इम्यून सिस्टम बोलते हैं इसको, दोनों को ओरल पोलियो वैक्सीन एक्टिवेट कर रहा है जी। अब इसको क्या बोलते हैं हम लोग, इनमेट इम्यून सिस्टम को सरल भाषा में अगर हम समझाएं तो क्या होता है, अगर हम लोग हमारे अपार्टमेंट में सिक्योरिटी होता है और अगर कोई जब एक वायरस एंट्री में आता है तो पहला जो सिस्टम रहता है वो इनमेट इम्यून सिस्टम रहता है, जो इमीडिएट इम्यून सिस्टम जिसको हम कहते हैं, जो तुरंत वायरस को रोकने का कोशिश करता है। अब हमारा ये मानना था कि जो ओरल पोलियो वैक्सीन है उसमें क्योंकि वो आरएनए वायरस है, कोविड जब वायरस एंटर करता है तो उसको रोकने की क्षमता है उसमें। तो इस विषय को लेके हम लोगों ने कुछ चर्चा की और हम लोगों ने इसके ऊपर कुछ पेपर भी लिखे हुए हैं। अब डेनमार्क का जो ग्रुप है, जो बैंडिंग हेल्थ ग्रुप है, उन्होंने ऑलरेडी इसके ऊपर कुछ प्रयास अफ्रीका में शुरू कर दिया है क्लिनिकल ट्रायल में, और रॉबर्ट गेलो और टिग्राबे इन लोगों का ग्रुप ने ऑलरेडी एक साइंस मैगजीन में जो जगत प्रसिद्ध बहुत बड़ा माध्यम है साइंस मैगजीन है, उसमें उन्होंने एक आर्टिकल लिखा था इसके ऊपर कि क्यों हम लोग ये लाइव जो हम लोग ओरल पोलियो जैसे वैक्सीन हम उसको क्यों नहीं यूज कर रहे हैं जब तक कि एक वैक्सीन नहीं आता। अब ये सोचने वाली बात है क्योंकि जब तक वो वैक्सीन नहीं आता जो जुलाई या दिसंबर तक आएगा, अब जब तक के लिए अगर हम लोग जानों को बचा सकते हैं तो क्यों ना उनको बचाएं। इस तरह से हम लोगों ने ये काम शुरू किया था। अब इसमें एक दूसरा विषय है, ओरल पोलियो वैक्सीन तो हर देशवासी को लगता है और हमारे देश में ही, इंडिया में ही, बाकी विदेश और जगत को हम लोगों ने इसके बारे में मार्गदर्शन किया था ओरल पोलियो को कैसे जड़ से निकाला जा सकता है बोल के। तो ये हमारे लिए परिचित विषय है। हम लोग के पास ऑलरेडी गवर्नमेंट में इसके लिए मशीनरी है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने इसके लिए मैन्युफैक्चरिंग यूनिट है। तो इसमें कोई भी तरह का व्यापार का भी चिंता नहीं है कि इसमें बहुत बड़ा खर्चा होने वाला है
और एक ओरल पोलियो वैक्सीन आज 10 रुपए के करीब मिल सकता है। सर, तो इसमें कोई ट्रायल टेस्ट या ऐसा कुछ परीक्षण हुआ है जिससे कुछ मालूम पड़ सके कि कितना ये सफल हो सकता है? हाँ, तो इसका जो प्रयास है ऑलरेडी डेनमार्क ग्रुप जो मैं आपको बता रहा था, बैंडिंग ग्रुप, उन्होंने शुरू कर दिया है दूसरे देशों में। तो जब उन्होंने ये प्रयास शुरू किया तो उन्होंने हमको भी पूछा कि आप अपने देश में ये क्यों नहीं कर रहे हो, ताकि हम लोग साथ में मिलकर इस पर्टिकुलर प्रयास के बारे में थोड़ा नया उत्तर देंगे। जिसकी वजह से जो मैंने पहले बोला था कि हम लोगों ने पहला तो प्रयास किया ये देखने के लिए कि क्या ये सहमत है कि नहीं, और जब हम लोगों को ये प्रूफ मिला है कि नहीं ये सहमत है और हमारा फार्माकोजीनोमिक डेटा में बता रहा है कि ये जरूर काम कर सकता है, तब हमने ये ग्रांट का एप्लीकेशन को शुरू किया। ये जो ट्रायल का एप्लीकेशन है उसको शुरू किया हमने। जी, तो सर आप डॉक्टर्स इसे क्या बुला रहे हैं? मतलब आप इसे कोरोना क्योर करके बुला रहे हैं या इम्यूनिटी बूस्टर के नाम से इसे बुला रहे हैं? नहीं, इसको हम लोग वैक्सीन करके बुला रहे हैं। इसको हम लोग रीपर्पस वैक्सीन करके बुला रहे हैं। रीपर्पस वैक्सीन से क्या मतलब है सर? रीपर्पस वैक्सीन मतलब एक वैक्सीन है जो ऑलरेडी अवेलेबल है, जो किसी और चीज के लिए बनाया गया है, यानी कि पोलियो के लिए बनाया गया है, पोलियो का बीमारी के लिए। बट उसी वैक्सीन के प्रयोग से एक दूसरा वायरस को भी हम लोग उसको प्रिवेंट कर सकते हैं। तो इसको हम रीपर्पस बोलते हैं, जो दूसरे पर्पस के लिए यूज किया जा रहा है वैक्सीन को। तो ये थे डॉक्टर विशाल, और हम सभी चाहते हैं कि इसके क्लिनिकल ट्रायल की मंजूरी केंद्र से जल्द मिल जाए। और अब लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक। कमाते हैं लेकिन बचा नहीं पाते, बचाते हैं तो उससे कमा नहीं पाते। शेयर की चाल, निवेश का हाल, बाजार का तमाशा, इकोनॉमी की भाषा, बॉन्ड, बीमा, सोना, चांदी, सबकी होती है बात। बचाते रहो नारे के साथ। हर शनिवार मैं यानी नितिन ठाकुर आपकी मुलाकात कराऊंगा आपके मनी मैनेजर से। तो ब्रेक के बाद आपका फिर स्वागत है। आप सुन रहे हैं कोरोना कवरेज। बिहार में इन दिनों चुनाव का माहौल है और खूब रैलियां हो रही है। तस्वीर देखकर आप तय कर सकते हैं कि सोशल डिस्टेंसिंग की कितनी धज्जियां उड़ रही है। लेकिन वहां कोरोना के आंकड़े बहुत ज्यादा नहीं है और बिहार में सबसे ज्यादा एंटीजन टेस्ट भी करवाया जा रहा है। हमारे सहयोगी केशव ने इस पर एक रिपोर्ट तैयार की है। उसमें क्या है, इन्हीं से सुनते हैं। जी केशव, बताएं। बिहार में कोविड-19 के जो आंकड़े हैं, जो एक्टिव केसों की संख्या है, उसमें लगातार गिरावट देखने को मिल रही है। इसके पीछे जो कुछ वजहें हैं, उनमें से एक वजह तो ये है कि बिहार के जो ज़्यादातर इलाके हैं वो ग्रामीण क्षेत्रों के अंतर्गत आते हैं और शहरों से सीधा संपर्क न होने के कारण यहाँ जो संक्रमण की रफ्तार रही वो काफ़ी धीमी रही और उस तरीके से संक्रमण नहीं फैल पाया। इसके अलावा बिहार की जो आबादी है उसमें अधिकतर लोग युवा हैं और अन्य राज्यों की अपेक्षा जो कोमॉर्बिडिटीज़ हम लोग कहते हैं वो यहाँ कम है। इसके अतिरिक्त एक महत्वपूर्ण कारक जो है वो ये है कि बिहार में जितने भी कोरोना टेस्टिंग हुई है आज तक, उसमें से ज़्यादातर टेस्टिंग रैपिड एंटीजन की हुई है। यानी कि आंकड़ों के लिहाज से मैं आपको बताऊं तो आज तक जितने भी टेस्ट हुए हैं बिहार में उसमें से करीब 92% टेस्ट रैपिड एंटीजन टेस्ट हुए हैं। मतलब करीब 10 में से 9 लोगों के जो टेस्ट हुए हैं वो रैपिड एंटीजन टेस्ट हुए हैं। देखिए, रैपिड एंटीजन टेस्ट को लेकर के सवाल होते रहे, संदेह के घेरे में रही है उसकी विश्वसनीयता। और मुझे याद आता है स्वास्थ्य सचिव राजेश रंजन का एक प्रेस कॉन्फ्रेंस जो सितंबर महीने में हुआ था। उन्होंने इसमें बताया था कि ज़्यादातर जो राज्य है वो रैपिड एंटीजन टेस्ट ही कर रहे हैं और इसका जो फॉलोअप टेस्ट होता है RT-PCR टेस्ट, जिसे गोल्ड स्टैंडर्ड टेस्ट माना जाता है, वो नहीं हो रहा है। कारण ये है कि जो सिम्प्टोमेटिक नेगेटिव लोग हैं उनका RT-PCR टेस्ट होना होता है, वो नहीं होता और ऐसे लोग बचकर निकल जाते हैं जो वाकई में पॉजिटिव होते हैं और वो दूसरे लोग उनसे संक्रमित हो जाते हैं और उनसे संक्रमण और बढ़ता जाता है। देखिए, बिहार में जो टेस्टिंग थी वो शुरुआत में काफ़ी कम थी। आपको याद होगा जब कोरोना के चलते लॉकडाउन लगाया गया था, उसके बाद अप्रैल और मई महीने में टेस्टिंग बढ़ाने को लेकर के लगातार बातें की जा रही थी। उस समय बिहार उन राज्यों में शामिल था जो रोज़ाना काफ़ी कम टेस्ट कर रहे थे। इसके बाद ICMR के गाइडलाइन आते हैं। ICMR ने राज्य सरकारों को रैपिड एंटीजन टेस्ट करवाने की अनुमति दी थी। उसके बाद ज़्यादातर राज्य जो है रैपिड एंटीजन टेस्ट पर करवाने लगे, उसमें बिहार भी शामिल था। उसके बाद आप देखेंगे जून के आखिरी हफ्ते से बिहार में टेस्टिंग की संख्या काफ़ी बढ़ गई। धीरे धीरे ये 1 लाख हर दिन
पहुंच गया टेस्टिंग, लेकिन जब आपकी ज़्यादा से ज़्यादा टेस्टिंग अगर रैपिड एंटीजन टेस्ट होंगे तो उस पर सवाल तो उठना लाजमी है। एक और चीज़ बिहार के संदर्भ में ये कही जा सकती है कि बिहार में डेटा को लेकर के ट्रांसपेरेंसी नहीं है, यानी पारदर्शिता का अभाव है। सरकार जो है बिहार की वो रोज़ाना डेटा उपलब्ध नहीं करवाती है। हालांकि जो क्यूमुलेटिव डेटा होता है उसमें से आपको पता चल जाता है कि ज़्यादातर टेस्ट रैपिड एंटीजन टेस्ट हो रहे हैं। हालांकि देखिए, एक राहत की बात बिहार के संदर्भ में यही कही जा सकती है कि बिहार में चुनाव भी चल रहे हैं और चुनावों में भीड़ भी काफ़ी देखने को मिल रही है। इसके बावजूद महामारी जो है वो एक तरीके से नियंत्रण में है। इसका तकाजा इस बात से लगाया जा सकता है कि अगर महामारी बेकाबू होती, नियंत्रण के बाहर होती, तो ये भीड़ जो चुनावों में दिख रही है वही भीड़ अस्पतालों में भी दिखती। अस्पतालों में बेड की संख्या जो है वो कम हो जाती, लेकिन फ़िलहाल बिहार में ये स्थिति नहीं दिख रही है। अस्पतालों में बेड अभी भी उपलब्ध हैं और उस तरह की जो हाई तौबा मची रहती है वो नहीं है। इससे अंदाज़ा लगा सकते हैं कि बिहार में स्थिति फ़िलहाल काबू में है, लेकिन अगर रैपिड एंटीजन टेस्ट ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में होते रहेंगे तो पूरी पिक्चर का जो है हमें पता नहीं चल पाएगा। शुक्रिया केशव। तो मांजरा ये है कि RT-PCR टेस्ट उतने नहीं हो रहे जितने की होने चाहिए। और अब बात डेनमार्क की। वहां वैज्ञानिकों ने चेताया है कि एक मिंक नाम के जानवर से कोरोना वायरस की नई लहर आ सकती है, जिसके बाद इस खतरे से निपटने के लिए डेनमार्क की सरकार ने तय किया कि मिंक नाम के जानवरों को मार देना ही इसका समाधान है। लेकिन ये कितने जानवर हैं और क्या है पूरी स्थिति, बता रहे हैं हमारे सहयोगी नितिन ठाकुर। जी नितिन। जी प्रतीक, दरअसल हुआ यह है कि डेनमार्क के वैज्ञानिकों ने वहां की अथॉरिटी को बताया है कि मिंक में कोरोना के बदले हुए रूप यानी म्यूटेटेड वायरस का पता चला है और ये वायरस जो है मिंक जानवरों के जरिए इंसानों में भी अपनी पहुंच बना रहा है। एक तो प्रतीक, सबसे पहले मैं बता दूं कि होता क्या है मिंक। मिंक दरअसल बिल्लियों की प्रजाति से है और ये देखने में बिल्कुल नेवले की तरह नजर आता है। मुख्य रूप से अमेरिका और यूरोप के देशों में ये जानवर पाया जाता है और ख़ास बात यह है कि डेनमार्क पूरे यूरोप में मिंक जानवरों से निकलने वाले महीन रोएं यानी फर्स का सबसे बड़ा उत्पादक और निर्यातक देश है, यानी यहाँ मिंक बड़ी तादाद में पाए जाते हैं। मिंक में कोरोना के इस म्यूटेशन की गंभीरता को समझते हुए डेनमार्क की सरकार ने करीब 1.5 करोड़ से भी ज़्यादा मिंक को मारने का फैसला किया है। डेनमार्क के प्रधानमंत्री हैं मेटे फ्रेडरिक्सन। उन्होंने कहा है कि हम लोगों की डेनमार्क के लोगों के प्रति बड़ी जिम्मेदारी है, लेकिन जिस तरीके से कोरोना वायरस के इस नए रूप के बारे में पता चला है, जिसने दुनिया के प्रति भी हमारी जिम्मेदारी को बढ़ा दिया है, लिहाजा पुलिस, आर्मी और होमगार्ड के जरिए इन जानवरों को मारने की प्रक्रिया तेज की जाएगी। जून की शुरुआत से ही कोरोना से संक्रमित मिंक जानवरों को मारने की लगातार कोशिशें जारी हैं। बावजूद इसके मिंक में बढ़ रहे कोरोना के प्रसार पर अब तक काबू नहीं पाया जा सका प्रतीक। उधर गार्जियन अखबार में छपे एक रिपोर्ट के मुताबिक वैज्ञानिकों ने कहा है कि डेनमार्क में मिले इस नए कोरोना के प्रकार की वजह से एक खतरा ये भी है कि पहले से बन रही वैक्सीन इस नए म्यूटेशन के इलाज के लिए कारगर नहीं रह जाएगी। वैज्ञानिकों को नए सिरे से इस म्यूटेशन के इलाज में जुटना पड़ सकता है। WHO ने भी इस बारे में अपनी चिंताएं जाहिर की हैं। संगठन ने कहा है कि जिस तरीके के नए मामले डेनमार्क में खासकर इंसानों में सामने आए हैं, ये परेशान करने वाला है और मिंक SARS-CoV-2 वायरस के प्रसार में बड़े स्प्रेडर बन सकते हैं। डेनमार्क के अधिकारियों ने यह भी कहा है कि उत्तरी डेनमार्क के इलाकों में मिंक जानवरों की बड़ी आबादी रहती है, इसलिए इन इलाकों में लॉकडाउन के कड़ी प्रतिबंधों को लागू करने के अलावा इन जानवरों का पता लगाने के लिए तेजी से खोजबीन के प्रयास शुरू किए जाएंगे। प्रतीक, बहुत बहुत शुक्रिया नितिन विस्तार से जानकारी देने के लिए। और अब बारी है एक कोरोना सर्वाइवर से मुलाकात की। ये अमित सक्सेना है जो मध्य प्रदेश के भोपाल से हैं। अमित एक इंश्योरेंस कंपनी में वरिष्ठ सहायक के पद पर हैं। कोरोना की चपेट में आने के बाद इन्हें प्राइवेट हॉस्पिटल में एडमिट कराया गया था और डॉक्टर ने इन्हें बताया कि इनके लंग्स यानी फेफड़े 30% तक डैमेज हो चुके हैं। इनसे बात की हमारी सहयोगी खुशबू ने। तो सर, पहले तो आप यही बताइए कि आपको कब पता चला कि आप कोविड पॉजिटिव हो गए हैं और ये कैसे सिम्टम्स थे आपके अंदर, शुरुआती सिम्टम्स? पिछले महीने की बात है ये, करीब 8 तारीख को मैं अपने ऑफिस से लौट रहा था, तो उसी समय शाम को कुछ फीवरिश लगने लगा, थोड़ी सर्दी खांसी लगने लगी, गले में खराश। तो आया घर पे,
वाइफ ने को बताया सिम्टम्स, तो उसने कहा नहीं अपन उसी समय टेस्ट करा लेते हैं। तो मैंने दूसरे दिन नेक्स्ट डे प्राइवेट लैब को एक बुला लिया था। यहाँ भोपाल में एक प्राइवेट लैब को कॉन्ट्रैक्ट मिला था जिसके अंदर वो मतलब कोविड का टेस्ट करते थे। तो दूसरे दिन वो आए मेरे यहाँ घर पे और उन्होंने टेस्ट किया और 4 घंटे बाद रैपिड जो आता है, रैपिड कौन सा टेस्ट होता है वो उन्होंने किया। 4 घंटे बाद मेरी रिपोर्ट आ गई तो वो पॉजिटिव आया मेरा। फिर मैंने इमीडिएटली कांटेक्ट किया है भोपाल में कि कौन से जगह हॉस्पिटल हैं, कहाँ खाली हैं, कहाँ नहीं, क्योंकि उस समय बड़े क्राइसिस चल रही थी हॉस्पिटल की जी। तो फिर अल्टीमेटली मुझे एक हॉस्पिटल मिला तो मैं उसी दिन रात को हॉस्पिटल में एडमिट हो गया। तो सर वो हॉस्पिटल में किस तरह की फैसिलिटीज थी आपको खाने को लेकर और जितनी भी? हाँ, हॉस्पिटल जो था वो सो था बहुत ऐसा। एक्चुअली 4-6 दिन पहले ही उसको कोविड सेंटर में वो मतलब कन्वर्ट किया था। कोई मीडियम रेंज का एक हॉस्पिटल था और ठीक थी, बाकी सुविधाएं वगैरह थी, खाना पीने की भी व्यवस्था थी, परंतु वो किसी होटल से टाई अप की थी। तो होटल से जो खाना आ जाता था वो जैसे ऑन डिमांड लग्जरी थाली चाहिए कि नॉर्मल थाली चाहिए कि खिचड़ी चाहिए तो वो प्रोवाइड करते थे। वैसे खाने में डॉक्टर ने कहा था कि नहीं आप सब खा सकते हैं, जो आपसे सादा खाना खाते बने खाइए। अच्छा, तो आपको याद है कि आपको किस तरह की दवाई दी जाती थी? कोई इम्यूनिटी बूस्ट करने के लिए कोई दवाई? हाँ, स्टेरॉइड्स दिए मुझे पहले तो शुरू के 3 दिन तक तो वही विटामिन सी की और टेम्परेचर को उतारने के लिए, क्योंकि टेम्परेचर 101 से ऊपर नहीं गया कभी। पर अल्टीमेटली 5 दिन तक तो मेरा को कोई प्रॉब्लम नहीं हुई, मतलब हल्का बुखार आता रहा और सिम्टम्स वही सर्दी खांसी के रहे, भाप आप लेता रहना। पर अचानक 6वें दिन डॉक्टर आए और मुझे बोला कि नहीं आपको ऑक्सीजन लगाना पड़ेगी और ये करना पड़ेगा। तो मैंने पूछा कि भाई मुझे ऐसा लग तो नहीं रहा बहुत ज्यादा, पर अल्टीमेटली क्यों करना है? तो डॉक्टर ने कहा नहीं है, आपकी कुछ रिपोर्ट्स देखी हमने। हर दूसरे दिन रिपोर्ट लेते थे वो, सारी ब्लड टेस्ट से लेकर वो सारी रिपोर्ट करते थे। तो उसमें उन्होंने कहा कि आपका ऑक्सीजन लेवल ब्लड में कम आ रहा है। तो ऑक्सीजन वगैरह लगा दी और फिर मेरा टेस्ट कराया लंग्स का जो सीटी कौन सा आता है, सीटी स्कैन करवाया। उसके अंदर लंग्स में मेरे डैमेजेस बताया मैंने 30% के आसपास आए हैं आपके। तो फिर मुझे आरटी कौन सा एक रेमडेसिविर के इंजेक्शन के लिए बोला, फिर आपको रेमडेसिविर इंजेक्शन लाना पड़ेंगे और 5 या 6 लगेंगे वो। और उसके लिए उन्होंने अपनी कंसेंट भी देने को कहा कि आप लिखिए। तो शायद WHO में उसमें वो नहीं है, उसको अप्रूवल नहीं मिला हो शायद। तो पर उन्होंने कहा कि ये आजकल इसी का इलाज कर रहे हैं, इसी से कोविड का इलाज कर रहे हैं। तो अल्टीमेटली तो सर क्या कहते हैं, अभी जो आप बोल रहे थे कि लंग्स जो है आपका 30% जो डैमेज हो गया था, तो अभी उसको ठीक करने के लिए कुछ आप मतलब पोस्ट कोविड के बाद अपना ख्याल कैसे रख रहे हैं कि प्रॉब्लम ना हो? हाँ, मैं करीब 15 दिन रहा हॉस्पिटल में। अच्छा। 15 दिन बाद उन्होंने डिस्चार्ज किया और 15 दिन के बाद जब मैं घर आया तो बहुत कमजोरी थी उस समय तो। और उन्होंने कहा था कि आप कम से कम 10 दिन और क्वारंटाइन रहेंगे घर में। तो मैं घर में क्वारंटाइन रहा 10 दिन तक, किसी से नहीं मिला। तो 10-12 दिन बाद पर कमजोरी बहुत ज्यादा थी तो उन्होंने मल्टीविटामिन वगैरह ही दे रखे थे, उसमें कुछ नहीं था। और प्रोटीन डाइट लेने को उन्होंने ज्यादा कहा था। तो बस यही था कि प्रोटीन डाइट ले रहे थे और मल्टीविटामिन ले रहे थे। पर कमजोरी अभी भी है और सांस लेने में भी फूल है। इवन मैं अभी आपसे बहुत ज्यादा लंबी बात कर रहा हूँ तो सांस मतलब लंबी हो रही है, मतलब सांस लेने में तकलीफ हो रही है। तो ये अभी भी मेरे को प्रॉब्लम है, जबकि मेरे को इससे पहले बिल्कुल प्रॉब्लम नहीं थी। और योगा वोगा उन्होंने कहा वो प्राणायाम करेंगे, यही उन्होंने ट्रीटमेंट दिया। तो सर आप अपने एक्सपीरियंस के हिसाब से जो आपने 15 दिन इस कोविड को झेला और उसके बाद भी अभी आप उससे झेल ही रहे हैं उसे, तो आप हमारे श्रोताओं को क्या संदेश देना चाहेंगे कि जो लोग हल्के में लेते हैं और लेना चाहिए कि नहीं लेना चाहिए या सतर्क रहना चाहिए, जो भी आपका एक्सपीरियंस हो? उसको बिल्कुल भी हल्के में नहीं लेना है और हम लोग सब बहुत ही कैजुअली इसको ट्रीट करते हैं कि नहीं मुझे तो नहीं होगा, ये सब नहीं है। इसको बहुत सीरियसली लेना है और जैसे कि वही मास्क और जो डिस्टेंस है, मास्क को पहनना है और जो काढ़ा वाला पीना जैसे गवर्नमेंट बताए, तो यही है प्रिकॉशंस ही इस समय हो रहे, बाकी कुछ नहीं है। और क्योंकि हो जाने के बाद बहुत बुरी स्थिति होती है और कोविड जो भी ठीक हो जाए तो भी ठीक है, पर बाद में जो उसके कॉन्सिक्वेंस होते हैं वो बहुत ही बेकार होते हैं।
मैं तो अभी तक भुगत रहा हूँ। और अपने घर में, परिवार में सब लोगों को मैंने बहुत सावधान भी किया है कि बेटा मैं तो खैर हो ही चुका हूँ और बाकी सब लोग बहुत अलर्ट रहे। तो ये थी हमारी सहयोगी खुशबू जो अमित सक्सेना से बात कर रही थी। अमित, आज तक रेडियो की पूरी टीम की ओर से आपको दुआएं और आपके लिए कामनाएं भी कि आप जल्दी स्वस्थ हो जाएं। तो दोस्तों, कोरोना को बिल्कुल भी हल्के में ना ले, क्योंकि भले ही आप कोरोना से ठीक हो जाएं, लेकिन दूसरी बीमारियां कई बार आपका पीछा नहीं छोड़ती। तो आज के कोरोना कवरेज में बस इतना ही। हमें फीडबैक देना ना भूले, हम आपका मेल जरूर पढ़ेंगे। लिख भेजिए radio@aajtak.com पर। मेरा नाम प्रतीक वाघमारे है। अपने और अपनों का ख्याल रखिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए और मुझे अब दीजिए इजाजत। नमस्कार।